क्योंकि इस वक्त वह एक खिड़की के पास छिपा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ से एक लड़की उसे डार्लिंग कहकर बुला रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह अंदर छिपा हुआ है। वह धमकी देती है कि अगर वह बाहर नहीं आया तो वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। और वह मजाक नहीं कर रही थी। अचानक कोई नुकीली चीज सीधे दरवाजे को चीरते हुए अंदर घुस जाती है। डर के मारे लड़का स्टूडेंट काउंसिल के रूल्स का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दरवाजा तोड़ने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। वह गुस्से में पूछती है कि क्या वह अभी भी उससे भागता रहेगा। वह लगातार 2 बार उसे इग्नोर कर चुका था और अब उसका सब्र खत्म हो चुका था। फिर वह सीधे उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वह अब भी इसका जवाब भी नहीं दे पाता कि तभी दूसरी लड़की वहां आ जाती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे किसी और के साथ शेयर करना पड़े। नई लड़की बस मुस्कुराती है और पहली लड़की को जीभ निकालकर चिढ़ाती है। लड़का दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन मामला और बिगड़ जाता है। तभी तीसरी लड़की सीधे छत से नीचे कूदकर आती है। साफ था कि वह भी उसे पसंद करती थी। अब बाकी दोनों लड़कियां और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। तीसरी लड़की उससे कहती है कि पूरा कोर्टशिप वगैरह छोड़ो और सीधे उसके साथ रहने आ जाओ। शादी की सारी तैयारी पहले से हो चुकी है, बस दूल्हे की कमी है। और जब उसे लगता है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी चौथी लड़की भी वहां आ जाती है और चिल्लाकर कहती है वह पहले से ही किसी और का है। चारों तरफ से घिरा हुआ, शर्म से परेशान और पूरी तरह पैनिक कर चुका लड़का सिर्फ यही सोच पाता है, अगर किसी ने इन्हें नहीं रोका तो ये लड़कियां सच में आपस में लड़ पड़ेंगी कि आखिर उसे कौन पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? यह सब उस सर्वाइवल गेम से शुरू हुआ था जिसे उसने अभी अभी पूरा किया था। उसे खुद पर काफी गर्व था, लेकिन अचानक किसी तरह वह खुद उसी गेम के अंदर खींच गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वह हीरो भी नहीं बना। उसे एक ऐसे मामूली कैरेक्टर के शरीर में डाल दिया गया था जिसका कहानी में लगभग कोई महत्व ही नहीं था। वह एक छोटे नोबल परिवार का लड़का था जो इंपीरियल एकेडमी में पढ़ाई शुरू करने वाला था। उसके पिता ने उसे सिर्फ एक सलाह दी थी, परेशानी मत खड़ी करना, किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना, क्योंकि उस एकेडमी में एम्पायर के सबसे ताकतवर नोबल्स के बच्चे पढ़ते थे। जैसे ही वह सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, उसके सामने एक के बाद एक सिस्टम विंडोज खुलने लगती है। और उसके स्टैट्स इतने खराब थे कि एक वेटरन प्लेयर होने के बावजूद उसने कभी इतने बेकार स्टैट्स नहीं देखे थे। उसकी स्टार्टिंग क्वेस्ट काफी सिंपल थी, एकेडमी में जाना, अपनी क्लास में असाइन होना, क्लास स्किप करना और बस। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इंस्टेंट गेम ओवर। इसलिए वह तय करता है कि कहानी के हिसाब से ही चलेगा, चुपचाप रहेगा, किसी की नजर में नहीं आएगा और असली प्रोटोगोनिस्ट को सब कुछ संभालने देगा। वह बैकग्राउंड में एक लोन वुल्फ की तरह रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। एकेडमी जाने वाली ट्रेन में ही वह उसी कंपार्टमेंट में बैठा था जहां एलनोर यानी हाउस ट्रिस्टन की खतरनाक प्रिंसेस मौजूद थी। एलनोर इस गेम की फाइनल बॉस थी। वह वही कैरेक्टर थी जिसकी स्टोरी लाइन आखिर में हमेशा प्रोटोगोनिस्ट से टकराती थी। डॉड काफी देर तक उसे घूरता रहता है। आखिरकार एलनोर उससे पूछती है कि क्या उसे डॉक्टर की जरूरत है। वह यह भी कहती है कि उसका चेहरा इतना पीला और खराब क्यों लग रहा है। फिर वह बताती है कि ट्रिस्टन डची अपनी पब्लिक इमेज को लेकर काफी सीरियस है, इसीलिए वह फर्स्ट क्लास छोड़कर इकोनॉमी क्लास में बैठी थी, ताकि यह दिखा सके कि वह बाकी लोगों से खुद को अलग नहीं समझती। वह उससे कहती है कि उसे उसके इस लुक की आदत है, क्योंकि जो भी इस कंपार्टमेंट में आता है उसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही शॉक्ड होता है। लेकिन डॉड की असली प्रॉब्लम कुछ और थी। एलनोर उसके याद किए हुए कैरेक्टर जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह सोचने लगता है कि आखिर वह अपना यह अलग साइड क्यों दिखा रही है, क्योंकि वह चुपचाप बैठा रहता है। एलनोर उससे पूछती है कि वह इतना रेस्टलेस क्यों है। वह हकलाते हुए कहता है कि वह बस थोड़ा शाई है। एलनोर सोचती है कि शायद उसने उसके बारे में फैली हुई कुछ खराब रूमर्स सुन रखी हैं। डॉड बात को संभालने के लिए कहता है कि उसने सिर्फ इतना सुना है कि वह बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर गलती से वह यह भी कह देता है कि लोगों ने यह भी कहा था कि वह थोड़ी वियर्ड है। तुरंत उसे याद आता है कि उसे एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की तरह रहना है, इसलिए वह चुप हो जाता है और बाहर खिड़की से देखने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी आसपास नजर आती है। लगता है कि दोनों ट्रेन में चढ़ने वाली हैं,
लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ आता, एक विशाल चट्टान सीधे ट्रेन से टकरा जाती है। पूरी ट्रेन का कंपार्टमेंट बीच से टूट जाता है। उसी समय एलनोर का मैजिकल नेकलेस एक्टिवेट हो जाता है। यह नेकलेस अनडेड ट्रैप्स को डिटेक्ट करके उन्हें काउंटर कर सकता था। एलनोर इसे हमेशा पहनती थी और इसी वजह से उसके खिलाफ लगाए गए डेडली ट्रैप्स से बच पाती थी। डॉड जानता था कि उसके बेकार स्टैट्स के साथ वह इस क्रैश से नहीं बच पाएगा, इसलिए बिना सोचे वह एलनोर को पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, एलनोर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच अचानक कोई अजीब कनेक्शन बन गया हो। एलनोर पूछती है, तुम ठीक हो? और फिर कहती है, अब मेरे ऊपर से हटोगे? इतने केओस में डॉड को खुद पता ही नहीं चला था कि वह सीधे उसके ऊपर गिर गया था। हालांकि वह अंदर ही अंदर खुश था कि कम से कम गिरते समय उसे कुछ कुशन मिल गया। जब उसे होश आता है तो वह लगातार अपोलॉजी करने लगता है। एलनोर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं। वह समझती है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए उसे शील्ड किया था। वह यह भी कहती है कि पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया है। डॉड अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था, क्योंकि असली वजह यह थी कि उसने बस उसकी आर्मर को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन इसी वजह से एलनोर की उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाती है। वह उसका नाम पूछती है। डॉड को डर लगता है कि अगर उसने अपना नाम बता दिया तो शायद भविष्य में बार बार उससे सामना होगा। लेकिन जैसे ही वह अपना नाम बताता है, एलनोर मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगी। उसी समय डॉड अपने स्टेटस विंडो में देखता है कि एक विलेनिस ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि उसने स्पेशल रिवॉर्ड की कंडीशंस पूरी कर दी थीं, इसलिए उसे 2 नई स्किल्स मिलती हैं। अवेकेंड सर्वाइवल डेडली चार्म, चूंकि ट्रेन अल्फोंटे एकेडमी की थी, इसलिए रेस्क्यू फोर्सेस बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। एकेडमी की सिक्योरिटी भी काफी मजबूत थी, इसलिए ज्यादा लोग घायल नहीं होते। घायलों का इलाज किया जाता है और फिर कैरेज उन्हें आगे ले जाने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी लोग फेमस एकेडमी के सामने पहुंच जाते हैं। इतने केओस के बाद पहली बार डॉड को अपने रिवॉर्ड को चेक करने का मौका मिलता है। उसे समझ आता है कि वह पहले कभी अनलॉक कंडीशंस का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन रिवॉर्ड की कंडीशन बहुत अजीब थी। इसलिए वह कैरेज के अंदर ही अपना स्टेटस पैनल खोलता है। डेस्परेट सर्वाइवल उसे फाइट्स में ज्यादा देर तक सर्वाइव करने में मदद करेगी, लेकिन डेडली चार्म उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। खासकर इसलिए क्योंकि इस दुनिया की फीमेल विलन्स कैसी थीं, यह वह अच्छी तरह जानता था। एक ऐसी वॉरियर थी जिसे सिर्फ लड़ाई करने में मजा आता था। एक पूरी तरह क्रेजी स्वॉर्ड सेंट थी जो अपने से 3 फीट के अंदर आने वाले किसी भी इंसान पर हमला कर देती थी। एक रशलेस मर्सिनरी थी जो सही कीमत मिलने पर किसी को भी मार सकती थी। और एक जीनियस मैच थी जिसकी सेंसेस हर छोटी चीज को भी बेहद तेजी से महसूस कर लेती थीं। डॉड के लिए ऐसे लोगों से डील करना सिर्फ एक बड़ा हेडेक था। उसे सिर्फ ऐसी स्किल्स चाहिए थीं जो उसकी जान बचा सकें। वह वेटरन प्लेयर था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा इफेक्ट नहीं देखा था। कैरेज का डॉक्टर देखता है कि डॉड खोया हुआ है और पूछता है कि क्या उसे एक और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन चाहिए। लंबे सफर के बाद आखिरकार वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। इतना सब सरवाइव करने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। एकेडमी स्टाफ वेलकम स्पीच दे रहा था, लेकिन वह चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं। ट्रेन में मिले डॉक्टर ने बताया था कि वह खुद इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था और एक छोटे नोबल परिवार से आता था। उसने डॉड को वार्निंग दी थी कि ट्रेन पर गिरने वाली वह विशाल चट्टान कोई एक्सीडेंट नहीं थी। उसने यह भी कहा था कि उसे ट्रिस्टन फैमिली से जुड़े लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डॉड अपने स्टेटस विंडो से जानता था एलनोर के साथ पहला ट्रस्ट इवेंट बहुत जल्द होने वाला था। और ऐसी एकेडमी में जहां रूमर्स और लाइज हर जगह थे, ये कोई सरप्राइज नहीं था कि एलनोर फाइनल बॉस बनने वाली मुख्य कैंडिडेट्स में से एक थी। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। एक इंस्ट्रक्टर उससे नाराज होकर पूछता है कि क्या वह ड्रीम वे कर रहा था। स्टूडेंट्स को स्पैरिंग के लिए पेयर बनाना था, लेकिन सबने पहले ही अपना पार्टनर चुन लिया था, इसलिए डॉड अकेला बच जाता है और उसके लिए ऑपोनेंट ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाता है। सबसे अच्छे फाइटर्स पहले ही पेयर बना चुके थे, इसीलिए डॉड के हिस्से में सबसे खराब पॉसिबल मैचअप आता है। उसका पार्टनर एक विशालकाय लड़की थी, आलिया।
इस दुनिया की अल्टीमेट प्रोडिजी, भविष्य में वही ह्यूमैनिटी की सेवर बनने वाली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वही इस गेम की असली प्रोटोगोनिस्ट थी। इस समय वह डॉड को उठने में मदद कर रही थी। उसे देखते ही डॉड समझ जाता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उधर ग्लासेस पहनी एक वुमन स्टूडेंट की वजह से हुई पूरी कमशन देख रही थी। उसे लगता है कि लड़की पूरी तरह पागल है। एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की इतनी लेट कैसे हो गई। तभी वह लड़की अंदर आती है। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए हैं और उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए हैं। ऑफिशियल उससे पूछती है कि वह इतनी देर कहाँ थी। एल्नोर बिल्कुल शांत होकर जवाब देती है, बस कुछ छोटे मोटे काम निपटा रही थी। वुमन समझ जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ बातें क्लियर करनी थीं। एल्नोर बताती है कि कुछ पंक्स ने एकेडमी की ट्रेन पर एक विशाल चट्टान गिराकर उसे खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने इसे एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन एल्नोर ने उन सब को ट्रैक करके पकड़ लिया। ये सुनने के बाद वुमन उससे कहती है कि जाकर कपड़े बदलो, क्योंकि एंट्रेंस डुल्स शुरू हो चुके हैं। वह बताने ही वाली थी कि अगर वह जल्दी करे तो आखिरी डुअल देख सकती है, लेकिन तभी उसकी नजर डॉड पर पड़ती है। जब वह उसका नाम लेती है, एल्नोर समझ जाती है कि वह उसे पहले से जानती है। हालांकि एल्नोर कहती है कि उसके लिए वह लड़का एक कंप्लीट नोबॉडी है, फिर भी उसे ट्रेन में उसका वह रिडिकुलस चेहरा याद आता है और उसके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। उधर एरिना में डॉड पत्ते की तरह कांप रहा था। उसे पता था कि उसके स्टैट्स बेहद खराब हैं। अगर इस लड़की का सिर्फ एक हिट भी लग गया तो गेम ओवर। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद यही सिचुएशन उसके काम आ सकती है। अगर वह एक्सट्रीम डेंजर में पहुंच गया तो शायद उसका लॉक्ड पावर अनलॉक हो जाए। उसके स्टेटस विंडो में लिखा था कि डेंजर बढ़ने के साथ उसके स्टैट्स भी बढ़ते हैं। उसे पूरा यकीन था कि जिन विलन्स से उसे आगे लड़ना है उनमें से कुछ इसी क्राउड में मौजूद हैं। इसलिए अगर वह अभी मरा नहीं तो कम से कम उनका अटेंशन जरूर मिल जाएगा। उसके इंफॉर्मेशन एडवांटेज और स्टैट बूस्ट की वजह से शायद वह सरवाइव कर सके। उधर उसके सामने खड़ी रिडिक्यूलसली स्ट्रांग लड़की उसे देखकर कुछ दया जैसी एक्सप्रेशन देती है। उसे खत्म करने से पहले वह उससे एक सवाल का ऑनेस्ट आंसर चाहती है। वह चाहती है कि डॉड मान ले कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है। वह कहती है कि अगर वह खुद स्वीकार कर ले कि वह वीक है तो शायद वह उसे ज्यादा नहीं पीटेगी। फिर वह पूछती है, क्या तुम वही लड़के हो जो ट्रिस्टन के साथ घूम रहा था? वह कहती है कि उसे उस लड़की और उसके पूरे परिवार से नफरत है। उसके हिसाब से ट्रिस्टन फैमिली के लोग मॉन्स्टर्स हैं। डॉड जानता था कि वह काफी बोल्ड होकर बोल रही है, लेकिन कहानी के हिसाब से उसके पास ट्रिस्टन फैमिली से नफरत करने की बहुत सारी वजहें थीं। असल प्रॉब्लम यह थी कि डॉड बस उसी कमरे में मौजूद था जहां एल्नोर थी, लेकिन वह लड़की उसके चेहरे को देखकर कहती है कि वह उसे उस डिस्गस्टिंग लड़की की याद दिलाता है। फिर वह एक प्रपोजल देती है। दोनों बस प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने फाइट की। डॉड को यह आइडिया काफी टेम्पिंग लगता है, लेकिन उसे पता था कि अगले 2 दिनों में अगर उसने जल्दी लेवल अप नहीं किया तो उसकी जान खतरे में थी। इसीलिए वह कहता है, ठीक है, आओ। उसे प्रोवोके करने के लिए डॉड कह देता है कि उसे एल्नोर वास्तव में बहुत पसंद है। लड़की अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लेती है। वह पूछती है, क्या तुम सीरियस हो? बेशक डॉड झूठ बोल रहा था, लेकिन अगर उसे उससे पूरी ताकत से हमला करवाना है तो उसे अपने झूठ पर पूरा भरोसा दिखाना होगा। वह चिल्लाकर कहता है कि मैं उसे उतना ही पसंद करता हूं जितना तुम उससे नफरत करती हो। उसी पल सिस्टम डेडली चार्म एक्टिवेट कर देता है। अब लड़की कहती है कि डॉड को डिस्ट्रॉय करने में उसे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ती है। डॉड किसी तरह अटैक डोड कर लेता है, लेकिन स्ट्राइक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी स्वॉर्ड बीच से टूट जाती है। डॉड के चेहरे पर प्योर पैनिक आ जाता है। अगर उसका प्लान फेल हुआ तो वह यहीं मरने वाला था। शॉर्ट हेयर्ड लड़की हैरान होती है कि इतना वीक लूजर उसका अटैक डोड कैसे कर गया। इसीलिए अब वह बिल्कुल भी रेस्ट्रेन नहीं रखेगी। वह उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सिस्टम डेंजरस प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। उसकी लाइफ को इमिनेंट डेंजर में मार्क किया जाता है और उसी समय डेस्परेट सर्वाइवल स्किल EX रैंक पर एक्टिवेट हो जाती है।
डॉड आंखें बंद करता है और सीधे उसके चेहरे पर पंच मार देता है। लड़की वहीं बुरी तरह स्टन्ड हो जाती है। डॉड खुद भी उस पंच का इंपैक्ट देखकर शॉक्ड है। उसे समझ आता है कि एक्स रैंक पूरे गेम का सबसे ऊंचा टियर है। उसका एक पंच इतना पावरफुल था कि आसपास खड़े हर इंसान की नजर बदल गई, और वह सिंगल पंच लड़की को बेहोश करके जमीन पर गिराने के लिए काफी था। जो इम्पॉसिबल लग रहा था वह सच हो गया। जिस लड़के को सब वीक समझ रहे थे, उसने आखिरी मोमेंट पर अपनी जान बचा ली। पंच लगते ही डॉड खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके हाथ से इतनी रॉ पावर कैसे निकली। हर कोई शॉक्ड था। एक एफ रैंक लड़के ने अभी अभी डुअल जीत लिया था। इस इनक्रेडिबल फीट के बाद पूरी अल्फेंटे एकेडमी का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। अपने फर्स्ट डे पर ही उसने इस दुनिया की मेन कैरेक्टर को हरा दिया था। एकेडमी के हायर अप्स की मीटिंग होती है। सबसे पहला सस्पेशन यही था कि डॉड ने प्रोफिशिएंसी एग्जाम में चीटिंग की है। अब सबकी नजर में उसकी इमेज पूरी तरह बदल चुकी थी। डायरेक्टर्स उसकी केस पर चर्चा करने लगते हैं। एक इवैल्यूएटर बताता है कि डुअल से पहले उसके पास 0 कॉम्बैट स्किल्स थीं, फिर भी जो पंच उसने मारा वह बिल्कुल रियल था। हेडमिस्ट्रेस एक्सप्लेनेशन मांगती है कि आखिर हुआ क्या था। स्केयर्ड मैन कहता है कि एकेडमी में कोई भी उस पंच के बाद सही सलामत नहीं बच सकता था, यहां तक कि वह खुद भी नहीं। आलियाह को हराने की उसकी चांस 0 थी, इसलिए जरूर उसने कोई इलीगल टूल या सब्सटेंस इस्तेमाल किया होगा। लेकिन स्केयर्ड मैन एक और पॉसिबिलिटी भी सामने रखता है। शायद वह लड़का वास्तव में एक अब्सर्डली टैलेंटेड मॉन्स्टर है। यह आइडिया हर किसी को पसंद नहीं आता, खासकर उस मार्ग्रेव को जो आलियाह को स्पॉन्सर करता था। लेकिन एकेडमी के लिए इतने पोटेंशियल वाले स्टूडेंट को इग्नोर करना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर वह फ्रॉड है तो जल्द ही पता चल जाएगा, इसलिए वे फिलहाल वेट एंड वॉच करने का फैसला करते हैं। इस साल एकेडमी में कई इंटरेस्टिंग नए स्टूडेंट्स आए थे। कुछ इतने यूनिक थे कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ रहा था, और अगर डॉड सच में उतना पावरफुल था जितना दिख रहा था, तो फ्यूचर में उसकी भूमिका बहुत बड़ी होने वाली थी। उधर एकेडमी के न्यूज़पेपर्स में डॉड की टेरिफाइंग रूमर्स और पिक्चर्स फैलने लगती हैं, और ऑब्वियसली उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सडन फेम उसे उसकी पुरानी जिंदगी की बहुत सारी मेमोरीज याद दिला देती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन का ट्रस्ट लेवल बढ़ गया था। एक के बाद एक फ्लोटिंग विंडोज उसके सामने खुलती जाती है और उसकी सारी अपग्रेड्स दिखाती हैं। लोगों की फीलिंग्स क्यूरियोसिटी से इंटरेस्ट और फिर ट्रस्ट में बदल रही थीं, और इससे उसे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे थे जिन्हें वह सिस्टम शॉप में खर्च कर सकता था। लेकिन एक चीज उसे समझ नहीं आ रही थी, फाइनल बॉस अचानक उसमें इंटरेस्टेड क्यों हो रही थी? क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में उसे डॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए था। ट्रिस्टन फैमिली की एक स्किल भी उसके सिस्टम में दिखाई देती है। ये वही फैमिली थी जो डीमन रिलेटेड स्वॉर्ड्समैन के लिए फेमस थी, लेकिन डॉड को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे अजीब बात यह थी कि जिस लड़की से उसने अभी डुअल किया था, उसका नाम भी इंटरेस्टेड पीपल की लिस्ट में आ गया। गिफ्ट्स सिर्फ उन विलेंसेस से आने चाहिए थे जिनकी इंटरेस्ट पॉजिटिव हो, लेकिन वह लड़की तो विलेनस भी नहीं थी, और उसने तो डॉड को पसंद करने जैसा कुछ दिखाया भी नहीं था। वह अब भी यह सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके रूम के डोर पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। बाहर से आवाज आती है, क्या यह फ्रेशमैन का रूम है? डॉड उस आवाज को तुरंत पहचान लेता है। लड़की अपना नाम एलिया बताती है और अंदर आने की मांग करती है। वह लगातार डोर पर नॉक करती रहती है। डॉड को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह क्या चाहती है, इसलिए वह चुप रहने का फैसला करता है ताकि शायद वह चली जाए। लेकिन लड़की तुरंत कहती है कि उसे पता है वह अंदर है। वह कहती है, अब जवाब भी दो, और धमकी देती है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह डोर तोड़ देगी। डॉड तुरंत पूछता है, तुम पागल हो क्या? उसकी आवाज सुनते ही लड़की खुश हो जाती है। वह कहती है, मुझे पता था तुम अंदर हो, और पूछती है कि उसने पहले डोर क्यों नहीं खोला। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे हर्ट नहीं करेगी, बस उससे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती है। डॉड लगातार पूछता रहता है कि आखिर वह चाहती क्या है। वह अजीब तरीके से कहती है कि वह बस दोनों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए बात करना चाहती है।
एम्प्टी हॉलवे में अकेली खड़ी आलिया पूरी सिचुएशन के बारे में सोचने लगती है। वह फिलहाल पीछे हट गई थी, लेकिन डॉड के एटीट्यूड से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे लगता है कि डॉड को तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। इतना पिकी बनने की जरूरत नहीं थी। फिर वह दूसरी लड़कियों को याद करती है और उसे लगता है कि यहां कुछ बहुत वियर्ड जरूर चल रहा है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसे यह भी नहीं पता कि किसी लड़के से दोस्ती कैसे की जाती है। इसी सोच में खोई हुई वह चलते चलते किसी से टकरा जाती है। उस लड़की के हाथ का खाना नीचे गिर जाता है। आलिया नीचे झुककर खाना उठाने लगती है। दूसरी लड़की उससे कहती है कि चलते समय ध्यान रखा करे। फिर लाइट हेयर्ड लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आलिया ऊपर देखती है। उसके सामने कौन खड़ा था, ये देखते ही उसका पूरा शरीर इंस्टिंक्टिवली उसे भागने को कहता है। वह डर से कांपने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ट्रिस्टन फैमिली का कोई मेंबर यहां कैसे खड़ा है। बिना सोचे उसका हाथ स्वॉर्ड के हैंडल पर चला जाता है। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। यह सिर्फ उसका सेल्फ डिफेंस इंस्टिंक्ट था। वह एल्नोर की आंखों में देखती है और सोचती है कि अगर अभी फाइट हुई तो क्या वह उसके करंट लेवल पर उसके खिलाफ टिक पाएगी। लेकिन एल्नोर तो बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाने में मदद कर रही थी। आलिया को लगता है कि शायद एल्नोर ने उसके डिफेंसिव रिएक्शन को नोटिस ही नहीं किया और सच में एल्नोर सिर्फ जमीन पर गिरे अपने फूड को वापस लेने आई थी। आलिया कांपते हुए फूड उसे दे देती है। उसे लगता है कि एल्नोर ने उसकी रिएक्शन को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि शायद वह उसे थ्रेट ही नहीं मानती। फिर आलिया उसे बताती है कि अगर वह कॉरिडोर में राइट लेगी तो वुड के रूम तक पहुंच जाएगी। लेकिन एल्नोर तुरंत पूछती है, तुम्हें किसी लड़के के रूम की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता? जब शॉर्ट हेयर्ड लड़की बताती है कि वह कुछ देर पहले डॉड के साथ थी तो एल्नोर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पूछती है कि क्यों? आलिया जवाब देती है कि वह बस नए स्टूडेंट्स के बीच एक फ्रेंडली चैट थी। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट लिटरली मौके पर ही एक नया रूल बना देती है। आलिया अब डॉड के रूम के अंदर नहीं जा सकती। आलिया को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इंसाइट करती है कि दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। उसी समय उसे उनकी फाइट के दौरान डॉड की कही हुई बात याद आती है। उसे लगने लगता है कि शायद वास्तव में दोनों के बीच कुछ है। इसीलिए वह डिसाइड करती है कि अब से वह इस मामले पर बहुत क्लोज नजर रखेगी। उधर एकेडमी का प्रैक्टिकल एग्जाम स्टूडेंट्स की हर छोटी बड़ी चीज इवैल्यूएट करता है। ड्यूल्स के बाद सभी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। डॉड ने वॉरियर कैंडिडेट को हराया था, इसलिए उसे हाईएस्ट टीयर ग्रुप में रखा जाता है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश थे, लेकिन डॉड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी वही लड़की थी। वह कल उससे बचने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर चुका था और अब वह उसी ग्रुप में थी। सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसकी क्यूरियोसिटी लेवल 5 पर पहुंच गई है। मतलब उसकी इंटरेस्ट हर दिन बढ़ती जा रही थी। डॉड को पिछले रात मिले स्नैक्स और लेटर याद आते हैं। उसे शक होने लगता है कि शायद कोई उसे स्टॉल कर रहा है। फिलहाल वह एग्जाम पर फोकस करने का फैसला करता है और उम्मीद करता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि यह मेन स्टोरी लाइन का हिस्सा था। फिर वह नोटिस करता है कि एल्नोर का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ चुका है और अब वह सबके सामने खड़ी होकर अनाउंस करती है कि वही उनके ग्रुप के एग्जाम को सुपरवाइज करेगी। यह और भी वियर्ड था। ओरिजिनल स्टोरी में एल्नोर का इवेंट बिल्कुल अलग तरह से होना था, लेकिन अब वही ग्रुप की लीडर बन चुकी थी। इसलिए डॉड को पूरा भरोसा था कि टेस्ट के दौरान कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होगा। एल्नोर बताती है कि पहले सभी टेस्टिंग एरिया में जाएंगे। वहां वह उनके क्वेश्चंस का जवाब देगी और डाउट्स क्लियर करेगी। सभी स्टूडेंट्स उसकी तैयारी देखकर इम्प्रेस्ड थे। वे सब उसके पीछे टेस्टिंग एरिया की तरफ चल पड़ते हैं। डॉड को याद था कि एल्नोर ने कहा था कि पहुंचते ही वह उनके क्वेश्चंस के जवाब देगी, लेकिन आगे जाकर डॉड को एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। रूम का एंट्रेंस पूरी तरह सील्ड था। इसका मतलब था यह कोई टेस्ट नहीं था। इवेंट पहले ही शुरू हो चुका था और यह असल में एक ट्रैप था। इस इवेंट का मेन मिशन था एक स्पेसिफिक व्यक्ति को बचाना। डॉड आसपास देखता है और दो लड़कियों को बात करते हुए देखता है। वह उन्हें पहचान लेता है। ये मेन कैरेक्टर की पार्टी का हिस्सा थीं। उसे कहानी साफ साफ याद थी। यही वह जगह थी जहां ये सभी कैरेक्टर्स पहली बार मिलते थे।
इसीलिए यहां मौजूद हर व्यक्ति फ्यूचर स्टोरी लाइन के लिए इंपॉर्टेंट था। डॉड जोर से कहता है कि सभी को सेंट्रल हॉल में रीग्रुप करना चाहिए। वहां मैप, इक्विपमेंट और रेस्क्यू सप्लाईज मौजूद थे। सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के बाद वह कहता है कि चूंकि वे लोग यहां आ ही चुके हैं, इसलिए वह दूसरी तरफ जाएगा। आलिया को यह बहुत वियर्ड लगता है। वह पूछती है कि वह सेंट्रल हॉल की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। डॉड कहता है कि वह अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है और वह बाद में सब कुछ बताएगा। उसे पता था कि उसने टेक्निकली झूठ नहीं बोला था। आखिरकार उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपनी जान बचाना। वह अकेला आगे बढ़ जाता है। चलते हुए वह सोचता है कि क्या उसका प्लान काम कर गया। आलिया को हराने के बाद शायद उसके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ गई थी। अब उसे बस इवेंट खत्म होने तक छिपे रहना था। मर्सनारीज एलनोर के पीछे पड़े थे, इसलिए कोई डॉड पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। वह पलटता है और उसे कुछ अजीब लगता है। एक क्रीपी लुकिंग आदमी सामने खड़ा था। वह कहता है कि वह पावर ठीक करने आया है और डॉड से रास्ता दिखाने को कहता है। वह दावा करता है कि उसे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। उसी मोमेंट सिस्टम डेंजर वार्निंग देता है। उधर बाकी स्टूडेंट्स अंधेरे और गीले कॉरिडोर से गुजर रहे थे। एक लड़की पूछती है कि क्या डॉड सच में अकेले ठीक रहेगा। दूसरी जवाब देती है कि जब वह गया है तो उसके दिमाग में जरूर कोई प्लान होगा। लेकिन उसे भी महसूस हो रहा था कि पहले उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। दो आदमी बात करते हैं कि आगे वाले ग्रुप ने उस डेमोनिक वुमन को पहले ही हरा दिया है। वे डॉड को आसानी से बेवकूफ बनाने पर हंसते हैं। उसी समय वे देखते हैं कि डॉड उनसे कुछ दूरी पर आगे चल रहा है। मर्सनरी बताता है कि इक्विपमेंट रूम बस आगे है। वह खुद को इतना प्रोफेशनल मर्सनरी बताता है कि किसी इंसान की वॉकिंग स्टाइल देखकर ही उसका लेवल बता सकता है। और उसके हिसाब से डॉड बस एक कंप्लीट एमेचर है। मर्सनरी डिसाइड करता है कि डॉड को खत्म करने से पहले थोड़ा उसके साथ खेला जाए। वह क्रीपी तरीके से मास्क उतारता है और कहता है कि शायद वह उसे कोई रिवॉर्ड दे। डॉड बिल्कुल अनफेज्ड होकर उसकी तरफ देखता है। वह ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि यह आदमी कौन है। उसके क्रीपी फेस को देखकर डॉड कहता है कि अगर उसका एनिमी वास्तव में स्ट्रांग होता तो वह बड़ी मुसीबत में होता। फिर वह उसके चलने के तरीके और यहां तक कि उसके साइंस प्रॉब्लम का भी मजाक उड़ाता है। अब डॉड तैयार होता है यह देखने के लिए कि इस डेस्परेट फाइट की वजह से उसका रैंक बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा, क्योंकि उसका एनिमी इतना बड़ा थ्रेट भी नहीं था। लेकिन मर्सनरी डॉड को अभी भी वीक समझता है, इसलिए वह पूरी ताकत से हमला करने का फैसला करता है। डॉड अपना स्टाफ कसकर पकड़ता है और सोचता है कि इस बार उसके वेपन से कौन सी पावर निकलेगी। उधर कहीं और एक वायलेंट बैटल शुरू हो जाती है। एक आदमी को जोर से वॉल से टकराया जाता है। उसके बाद उस पर एरोज की बारिश होने लगती है। फिर कई मर्सनरीज हवा में उड़ जाते हैं और आग में घिर जाते हैं। असल में बाकी ग्रुप ने डॉड की मदद करने के लिए वापस आने का फैसला किया था। लगभग सभी एनिमीज को पकड़ने के बाद रेड हेयर्ड गाय सोचता है कि ये दुश्मन इतने वीक क्यों थे। वह लड़की ऑर्डर देती है कि आइस शीट्स बनाकर इन इडियट्स को वहीं फ्रीज कर दो। उधर थोड़ी दूरी पर एलनोर कुछ लोगों को सबक सिखा रही थी। उसे इन लोलाइफ्स को दिखाना था कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया है, इसलिए वह बिना किसी मर्सी के उन्हें कुचल रही थी। साफ था कि उनमें से किसी में भी असली टैलेंट नहीं था। उन्हें बुरी तरह पीटने के बाद एलनोर उनसे पूछताछ शुरू करती है। वह जानना चाहती थी कि उन्हें किसने भेजा था। कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालना पड़ा। अब उनकी फोर्सेस कंबाइन हो चुकी थीं। एलनोर पूछती है कि मास्टरमाइंड उस बिल्डिंग के अंदर है या आसपास कहीं। उसे समझ आता है कि इन लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालना आसान नहीं होगा, इसलिए वह और टफ होने का फैसला करती है। वह पूछती है, क्या मर्सिनरी अभी इसी लोकेशन पर है? प्रेशर बढ़ाने के बाद एक गूण आखिरकार बता देता है कि बॉस भी उनके साथ आया था। आलिया पूछती है कि एलनोर इतना एक्सट्रीम क्यों जा रही है। जवाब सिंपल था, किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी और क्रेसेंट मून नाम का एक मर्सिनरी ऐसा था जो जिस इंसान को मारता उसका रूप धारण कर सकता था। एलनोर पूछती है कि एक एक्सपीरियंस्ड असासिन के लिए सबसे आसान टारगेट कौन होगा। तभी उसे समझ आता है
डीवुड ने खुद को बैट बनाकर सबसे स्ट्रांग एनिमी को अपने पास खींच लिया था। ये सुनकर लोग पूछते हैं कि आखिर डॉड और एलनोर के बीच रिलेशनशिप क्या है। एलनोर जवाब देती है, जहां तक मुझे पता है उनके बीच कुछ भी नहीं है। उधर डॉड उस आदमी के साथ खेल रहा था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। मर्सिनरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही थीं। वह डॉड के हाथों ऐसे उछल रहा था जैसे कोई बिगिनर हो, और डॉड हर अटैक के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे वह कैजुअल वॉक कर रहा हो। सीजन्ड मर्सिनरी पूरी तरह पिट चुका था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्वॉर्ड टेक्निक सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। मर्सिनरी को जैसे ही पता चलता है कि डॉड ने ट्रिस्टन फैमिलीज स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल की है, उसे समझ आता है कि उसने गलत आदमी से फाइट कर ली। मर्सिनरी कहता है कि उसे समझ आ गया था कि डॉड ने खुद को बेट की तरह इस्तेमाल किया। सिस्टम पैनल भी दिखाता है कि सिस्टम डॉड की क्लेवर स्ट्रैटेजी से इम्प्रेस्ड है। गेम सिस्टम की वजह से सेव पॉइंट के अंदर कोई वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और इसी वजह से डॉड ने उसे यहां तक ल्योर किया था। डॉड कहता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वह बाकी लोगों को बता दे लेडी ट्रिस्टन से दूर रहें। उसे नहीं पता कि उसके सिर पर बाउंटी किसने रखी है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि लोग आगे भी एलनोर को टारगेट करते रहेंगे। मर्सिनरी पूछता है कि अगर वे दोबारा उसके पीछे आए तो डॉड क्या करेगा। डवुड बिल्कुल डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ कहता है, उन्हें आने दो, अगली बार भी मैं उसकी रक्षा करने के लिए वहीं रहूंगा। मर्सिनरी उसे देखकर पूछता है, क्या वह लड़की तुम्हारे लिए सच में इतनी इंपॉर्टेंट है? डॉड जवाब देता है, हां, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन डॉड को पता नहीं था कि एलनोर ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। उसके ये वर्ड्स सुनते ही एलनोर की फेवरेबिलिटी अचानक आसमान छूने लगती है। डॉड पीछे मुड़ता है और उसके सामने एक के बाद एक सिस्टम विंडोज खुलने लगती हैं। विलन की फेवरेबिलिटी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नोटिफिकेशंस लगातार उसकी स्क्रीन पर स्पैम होने लगती हैं। उधर एकेडमी ऑफिस में सिचुएशन काफी मेसी थी। वह वुमन जितना सब कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती, उतना ही ज्यादा केओस दिखाई देता। उसे समझ नहीं आता कि चांसलर इतना गुस्सा क्यों हुआ। इतने कम समय में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करना मुश्किल था। मर्सनारीज के रूट और टाइमिंग को देखकर वह कहती है कि लगभग तय है, एकेडमी के अंदर एक स्पाई मौजूद है। वह बताती है कि पॉलिटिकल अटैक्स यहां कॉमन हैं, लेकिन यह पहले से ही दूसरा अटेम्प्ट था। मतलब इस बार अटैकर्स सीरियसली डिटरमिन्ड थे, और ये इंसिडेंट बाकी अटैक्स से बिल्कुल अलग लग रहा था। जो लोग एलनोर के साथ थे उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। उन्होंने बिना किसी कैजुअल्टी के एनिमीज को हरा दिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डाहवुड। उसके अचीवमेंट का कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं था, और यह बिल्कुल सेंस नहीं बनाता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर एकेडमी स्टाफ से अपनी एबिलिटीज छिपा रहा हो। यह सुनकर एलनोर के मन में उसके बारे में थोड़ी डाउट पैदा होती है, लेकिन डीप डाउन वह पूरी तरह उस पर शक नहीं करना चाहती। उससे बात कर रही वूमन इससे परेशान हो जाती है। उसे पसंद नहीं था कि एलनोर इस स्ट्रेंजर का बचाव करे। वह पूछती है कि आखिर एलनोर इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहती है। एलनोर आखिरकार मानती है कि वह किसी में इंटरेस्ट लेने लगी है। वुमन पूछती है, क्या वह डीवुड है? दोनों कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हैं। वुमन को विश्वास ही नहीं होता कि एलनोर किसी कंट्री बम्पकिन के प्यार में पड़ सकती है, और अगर आर्चड्यूक को इसके बारे में पता चल गया तो सिचुएशन बहुत खराब होने वाली थी। एलनोर की फ्रेंड को लगने लगता है कि सिचुएशन अब ज्यादा बिगड़ने वाली है। उसे एलनोर का वह एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, खासकर जब वह ऐसा इंप्लाई करती है कि शायद वह डॉड से हार चुकी है, लेकिन असल में डॉड उसके साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहा था। नॉर्मली एलनोर किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करती, लेकिन इस लड़के के साथ चीजें थोड़ी अलग थीं। लड़की कहती है कि उसे बस डॉड को थोड़ा टेस्ट करना है, इसीलिए वह उस पर क्लोज नजर रखेगी। उधर डॉड को एकेडमी से मिला सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट में लिखा था कि फिलहाल एकेडमी उसकी क्लास असाइन नहीं कर सकती। एकेडमिक टीम उसके लिए कुछ अरेंज कर रही है और आगे चलकर उसे अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से उसे आलिया वाली स्पेशल क्लास में नहीं जाना चाहिए था। डॉड को समझ नहीं आता कि एकेडमी उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही है। लेकिन तभी एक नया क्वेस्ट सामने आ जाता है। यह फ्रेशमैन ओरिएंटेशन सेरेमोनी से जुड़ा था, जहां स्टूडेंट्स को आर्चर
वॉरियर, मेज या प्रीस्ट जैसी क्लासेस में असाइन किया जाना था। क्लास स्पेशलाइजेशन उनके मेन फोकस पर डिपेंड करती थी। जैसे स्वॉर्ड इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट का बिल्ड ज्यादा स्ट्रेंथ पर फोकस्ड होता। लेकिन इस सेरेमनी के दौरान एक बड़ा इंसिडेंट होने वाला था और डॉड को उसे हैंडल करना था। और तभी एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। एलनोर के स्टैट्स अचानक बदल जाते हैं। सिर्फ एलनोर ही नहीं, एलिया के स्टैट्स भी अचानक बदल जाते हैं। मतलब फाइनल बॉस, हीरोइन और मेन क्वेस्ट तीनों की घटनाएं एक ही समय पर ट्रिगर हो रही थीं। डॉड समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी सिस्टम उसे एक नई स्किल देता है। अब वह फाइनल बॉस की किसी एक स्किल को कॉपी कर सकता था, लेकिन डॉड को लगता है कि अभी इसे इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी होगी। आगे एलनोर और भी ज्यादा ब्रोकन स्किल्स हासिल करने वाली थी, इसलिए अभी स्किल डुप्लीकेटर को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन डॉड को एक ऐसी चीज पता थी जो आने वाले समय में पूरी गेम को बदलने वाली थी। इसीलिए वह एकेडमी के पुराने इक्विपमेंट वेयरहाउस के सामने खड़ा था। अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए वह मास्क पहनता है और सिक्योरिटी से बचते हुए अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वह ट्रेजर वॉल्ट तक पहुंच जाता है। एगिलिटी बूस्ट की मदद से वह सीधे अंदर छलांग लगा देता है। इसमें उसकी एगिलिटी पोटियन, शैडो मास्क और हाइकिंग बूट्स ने काफी मदद की। इतनी एनर्जी खर्च करने के बाद उसे स्टैमिना रिकवर करने के लिए कुकी खानी पड़ती है। अब वह वेयरहाउस में रखे ढेर सारे सामान को खंगालना शुरू करता है। बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वह अभी तक नहीं मिली थी। आखिरकार उसे मिल जाती है डिविनिटी पीक एंड सेंसर, जिसमें हजारों साल की एंशिएंट पावर मौजूद थी। उसे मिलते ही डॉड खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी ऊपर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ऊपर बॉक्सेस का एक बहुत बड़ा ढेर गिरने वाला था। अगर सारे बॉक्सेस नीचे गिरते तो बहुत ज्यादा नॉइज होता और सबका अटेंशन उसकी तरफ आ जाता। और ठीक उसी मोमेंट धड़ाम, बॉक्सेस गिर जाते हैं। लेकिन डॉड के ऊपर बॉक्सेस नहीं गिरते, बल्कि एक बेहद खूबसूरत ब्लैक हेयर्ड लड़की सीधे उसकी गोद में आ गिरती है। यह लड़की थी यूरिया, चैप्टर 2 की मेन बॉस। लोग उसे कर्स्ड स्वॉर्ड गॉडेस के नाम से जानते थे, और डॉड ने जो आर्टिफैक्ट अभी अभी उठाया था वही असल में यूरिया का था। सिस्टम तुरंत एक हाई डेंजर अलर्ट दिखाता है। डॉड समझ जाता है कि उसके सामने जो लड़की है वह कोई मामूली थ्रेट नहीं है। यह खतरा लेथल था, इसलिए उसकी एक्स रैंक डेस्परेट सर्वाइवल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अंदर ही अंदर डॉड उसके सोने से उठ जाने के लिए अपोलॉजी करता है, लेकिन यूरिया को उसकी अपोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सीधे उस पर हमला कर देती है। कुछ देर पहले तक यह सिर्फ आलिया के साथ एक सिंपल डुअल होना था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह लाइफ ऑनर डेथ बैटल बन चुकी थी। उसकी चेन का शार्प टिप हर बार डॉड के शरीर को बस बाल बाल मिस कर रहा था। यूरिया की आंखों से साफ था कि उसे पूरा विश्वास था कि डॉड अब ज्यादा देर नहीं बचने वाला। डॉड बार बार समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वह कहता है कि जब वह सो रही थी तब उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसे किसी भी हालत में यूरिया को कन्विंस करना होगा, क्योंकि एक्स रैंक स्ट्रेंथ मिलने के बावजूद उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। लेकिन यूरिया उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। डॉड खुद मानता है कि इतनी डेंजरस लड़की के साथ पंगा लेना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। लकली उसे पता था कि उसके अटैक्स से कैसे बचना है। यूरिया लगातार अपना स्ट्रेंज वेपन उसकी तरफ फेंकती रहती है। डॉड जितना हो सके डिफेंड करता है और बस उम्मीद करता है कि अगला अटैक उसे हिट न करे। एक पॉइंट पर वह पॉइंटेड ब्लेड सीधे उसके चेहरे के सामने रोक देती है। डॉड बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना था, 3 और आधे स्टेप्स की दूरी, क्योंकि इस डिस्टेंस के अंदर आने वाला कोई भी एनिमी उसके अटैक का तुरंत शिकार बन सकता था। लेकिन यूरा के कर्ज की वजह से यूरिया खुद किसी ऑपोनेंट के बहुत करीब नहीं जा सकती थी। डॉड के लिए प्रॉब्लम यह थी कि वह खुद भी भाग नहीं सकता था, इसलिए वह उससे कहता है, 1 सेकंड रुको। आसपास देखकर उसे समझ आता है कि यह यूरिया का प्राइवेट एरिया था। यह जगह बाकी एकेडमी से पूरी तरह आइसोलेटेड थी। प्रोफेसर्स भी यहां मुश्किल से आते थे, मतलब वह यहां पूरी तरह अकेला था। डॉड सोचता है कि ऐसे समय में लोगों को भूख भी लग सकती है। उसे एक आइडिया आता है। वह यूरिया को कुकी ऑफर करता है,
पहले यूरिया उसके इस चीप ट्रिक में फंसने से मना कर देती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि डॉड उसे खाना देकर ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार प्लान काम कर जाता है। यूरिया जब यह जानती है कि डॉड कौन है, तो वह पूरी घटना को एक छोटी सी गलती मानने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, डॉड वहां उसका आर्टिफैक्ट चुराने आया था, लेकिन अब उसे तुरंत कोई कहानी बनानी थी। इसीलिए वह झूठ बोल देता है कि किसी ने उसे यूरिया के पास खाना लेकर आने और उसका ध्यान रखने के लिए भेजा है। डॉड बात को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यूरिया के साथ यह कनेक्शन आगे चलकर काफी काम आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओरिजिनल स्टोरी में दोनों की इतनी जल्दी मीटिंग होनी ही नहीं थी। जाते समय डॉड उसे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उसे बताता है कि उसकी सिस्टर होली एम्पायर में ठीक है और एम्परर भी काफी लंबे समय तक उन दोनों पर ध्यान नहीं देगा, इसीलिए उसे थोड़े समय तक लो प्रोफाइल रहना चाहिए। डॉड उससे प्रॉमिस करता है कि वह वापस आएगा। असल में यूरिया होली एम्पायर से भागकर एकेडमी में छिपी हुई थी, इसीलिए उसकी एकमात्र सर्वाइविंग रिलेटिव के बारे में बात करना डॉड के लिए परफेक्ट टॉपिक था। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स एकेडमी का पूरा टूर करने निकलते हैं। एक ब्लॉन्ड गर्ल बताती है कि सेरेमनी के दौरान सभी को अपना मेजर और माइनर सब्जेक्ट चुनना होगा। स्टूडेंट्स के सामने 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे: कैवलरी, सोर्सेरी, इंजीनियरिंग, सब्जुगेशन और क्लर्गी। डॉड जानता था कि यह ट्यूटोरियल इवेंट असल में उन्हें इस नई दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि स्टूडेंट्स लगातार क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह टूर कभी खत्म ही नहीं होगा। अब सबका ध्यान वॉइड जोन पर चला जाता है। यह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहां पनिश्ड स्टूडेंट्स को भेजा जाता था। डॉड को अच्छी तरह पता था कि यह जगह एंशिएंट वॉर की आखिरी निशानी थी। यहीं हेवन और हेल के बीच भयानक युद्ध हुआ था। गॉड के सर्वेंट्स और ब्लेस्ड वॉरियर्स ने डीमंस को यहीं सील किया था। सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद वहां होली एनर्जी और डेथ की पावर के बीच बैटल अभी भी जारी थी। इसीलिए यह एरिया बेहद इंपॉर्टेंट था। डेमंस को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता था। इसी वजह से सेक्रेड एम्पायर, ट्राइबल अलायंस और एम्पायर ने मिलकर गोल्डन ट्रायंगल बनाया था। इन तीनों का काम था इस एरिया पर लगातार नजर रखना। इसके अंदर एलिफेंट एकेडमी और उसके आसपास की दूसरी इंपॉर्टेंट जगहें भी आती थीं। एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या वे वॉइड जोन को करीब से देख सकते हैं। टीचर बताता है कि वे सेरिफ बैरियर तक जा सकते हैं। डॉड का फिलहाल प्लान सिंपल था, कुछ खाना, वहां से निकलना और वापस जाना। लेकिन उससे पहले उसका एक और काम था। एंजल्स माउंटेन्स को मूव कर सकते थे और ओशंस तक ड्राई कर सकते थे, और उनसे भी ज्यादा पावरफुल सेराफ्स ने ही इस बैरियर को बनाया था। यही बैरियर था जिसकी वजह से एकेडमी इतनी डेंजरस जगह के पास भी ऑपरेट कर सकती थी। डॉड क्राउड से दूर जाकर खाने की परमिशन मांगता है। वह बहाना बनाता है कि उसे बड़ी भीड़ में अनकंफर्टेबल फील होता है। टीचर उसे जाने देता है, लेकिन वार्निंग देता है कि ज्यादा दूर मत जाना वरना परेशानी में पड़ जाओगे। बाकी स्टूडेंट्स डॉड को देखकर इरिटेट होते हैं। उन्हें लगता है कि यह नौबड़ी सिर्फ थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद खुद को स्पेशल समझने लगा है। डॉड अपनी प्रिपरेशन पूरी करता है। उसके पास था यूनिकॉर्न हॉर्न, फीनिक्स फेदर और हमिंगबर्ड फैन। अब उसे बस सही तरीके से हल्का सा ब्लो करना था और फैन का इस्तेमाल करना था। यह आइटम एक तरह का पोर्टेबल ऑफरिंग टू एट गॉड्स था, और जैसा डॉड ने सोचा था, रिचुअल परफेक्टली काम करता है। उसे पता था कि वह एकेडमी के रूल्स तोड़ रहा है, लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा था उसे देखकर अब रुकना बेवकूफ़ी होती। इस छोटी सी ट्रिक से उसे ऐसे डिवाइन बीइंग्स तक पहुंच मिल जाती है जिनसे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन सिर्फ सपने में मिल सकता था। डॉड धीरे धीरे सेलेस्टियल रियलम तक पहुंच जाता है। वहां से वह डिवाइन बीइंग्स को दूर से देखने लगता है, और सिर्फ देख ही नहीं सकता, उनकी बातें भी सुन सकता था। वह देखता है कि हायर अप्स एक रिक्रूट को डांट रहे हैं। वे उसे समझा रहे थे कि जमीन को लेवल करने का मतलब यह नहीं है कि जो भी चीज सामने आए उसे खोद डालो। तभी उनमें से एक डिवाइन बीइंग नोटिस करता है कि एक ह्यूमन काफी देर से उन्हें देख रहा है। एंजल को पता चल जाता है कि डॉड लगातार उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन वह सोचता है कि जब तक यह इंसान शांत है, इसे इग्नोर करना ही बेहतर है। उधर बॉस नोटिस करता है कि एक वर्कर काम करना बंद कर चुका है।
वह गुस्से में पूछता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। डॉड दूर से यह पूरा सीन देखता रहता है। जो भी काम में स्लैक करता है उसे तुरंत डांट पड़ती है और तभी साइरेंस बजने लगती हैं। एक ब्रिक डिलीवरी ट्रक वहां पहुंचता है। ट्रक में सेक्रेड मड ब्रिक्स भरे हुए थे, लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिक्स का ढेर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने सेक्ट रियलम में भी छोटी सी बिस्कुट खाने की बात तक आर्ग्यूमेंट बन जाती थी। हर तरफ से ऑर्डर्स आ रहे थे और डॉड बस साइड में खड़े होकर पूरा सीन देख रहा था। उसे पता चलता है कि अगली डिलीवरीज डिले हो गई हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रक खराब हो गया था। इतना केओस देखकर डॉड समझ जाता है कि एंजल्स इतनी आसानी से अर्थ पर क्यों नहीं आते। सिंपल वर्ड्स में, एंजल्स बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करते हैं। उनका स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड है और गेम के रूल्स भी बहुत क्लियर हैं। चैप्टर 2 से पहले कोई एंजल एनकाउंटर नहीं कर सकता और हायर रैंकिंग एंजल्स तक पहुंचने में उससे भी ज्यादा समय लगता है। लेकिन डॉड जानता था कि इन एंजल्स को असल में चाहिए क्या, इसीलिए वह अपने पास मौजूद सबसे अच्छा खाना निकालता है, टेबल सेट करता है और खाने के लिए धन्यवाद देता है। डॉड जब यह अमेजिंग फीस्ट एंजॉय कर रहा होता है, एंजल्स लगातार उसे देख रहे होते हैं। उनमें से एक एंजल भी खाना चाहता था, लेकिन उसका रैंक इतना ऊंचा नहीं था कि वह परमिशन लेकर नीचे आ सके। डॉड उसकी हालत समझ जाता है। वह उससे बात करता है और कहता है कि काम पर वापस जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। फिर वह खाना उनके पास भेज देता है। ज्यादातर एंजल्स को विश्वास ही नहीं होता कि किसी ह्यूमन ने सच में उन्हें खाना भेजा है, इसीलिए वे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। उस रीलम के रूल्स फिजिकल वर्ल्ड से अलग थे, इसीलिए डॉड का सिर्फ एक पार्टीशन उन सभी के लिए काफी था। एक एंजल इतना खुश हो जाता है कि वह डॉड को ब्लेस करने का फैसला करता है। एंजल उससे पूछता है कि उसकी इच्छा क्या है, लेकिन डॉड को कोई रीजन देना जरूरी था, इसलिए वह प्रॉमिस करता है कि वह एंजल की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। सब कुछ इतना स्मूथली हो जाता है कि डॉड को अपनी पहले से तैयार की हुई डजन्स ऑफ ऑफर्स में से एक भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंजल डॉड की असली नेचर को देख सकता था। शायद सिर्फ इंट्यूशन से ही वह किसी इंसान के ट्रू नेचर को पहचान लेता था, और यह एबिलिटी डॉड की उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन वह इसका इस्तेमाल कैसे करता है, यह उसकी अपनी प्रॉब्लम थी। डॉड सोचता है कि शायद इसी वजह से वह एक ऐसी मॉन्स्टर के हाथों फंस गया है जो क्रूअल भी है और किसी अजीब तरीके से लविंग भी। एक और एंजल कमेंट करता है कि कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसी सिचुएशन में तुरंत डर से कांपने लगेगा, लेकिन वह कहता है एक महान इंसान पैदा हो रहा है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉड को विश्वास ही नहीं होता कि एंजल ने उसके बारे में ऐसी बात कही, खासकर उस ग्रेट मैन वाली बात पर। जाने से पहले एंजल उसे एक और सलाह देता है, खुद पर विश्वास रखो, आखिर तुम्हें एक एंजल की अप्रूवल मिल चुकी है। डॉड सोचता है कि वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मरना नहीं है, लेकिन जब एडवाइस खुद एक एंजल की तरफ से आई हो तो उसे सीरियसली लेना ही पड़ेगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। उसका वेसल अब दूसरे वर्ल्ड के डिवाइन बीइंग्स की स्पेशल पावर होल्ड कर रहा था। उस एंजल ने उसे कई यूजफुल ब्लेसिंग्स दी थीं। उसका कंस्ट्रक्शन स्टेट उसकी हेल्थ से जुड़ा हुआ था। ब्लेसिंग्स शानदार थीं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी। डॉड के पास अभी भी कोई मेजर ट्रेट नहीं था जो उसकी असली ताकत दिखा सके। तभी कोई डॉड से पूछता है कि क्या स्पेसड आउट उसकी स्पेशल स्किल है। साथ ही उसे याद दिलाया जाता है कि अब उन्हें पेयर्स बनानी है। वह पूछते हैं कि क्या डॉड को पता भी है कि पार्टनर किसे कहते हैं और उसका पार्टनर कहाँ है। डॉड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है वह बहुत जल्द यहां पहुंच जाएगी। वह थोड़ा नर्वस होकर भी इंसाइट करता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। उसे पूरा भरोसा था कि थोड़ी देर में यहां बहुत भीड़ होने वाली है। उसका पार्टनर कोई मामूली स्टूडेंट नहीं था। डॉड को स्टोरी पता थी। उसे पता था कि वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगी, और सच में एलिया वहां पहुंच जाती है। वह पूछती है कि क्या यही मॉन्स्टर रिसर्च डिपार्टमेंट है। ओरिजिनल स्टोरी में डॉड फीमेल लीड से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना डिसीजन बदल दिया था, खासकर उस ओल्डर एंजल की एडवाइस सुनने के बाद। इसलिए वह एलिया से पूछता है, तुमने पहले जो कहा था एक दूसरे को बेटर जानने वाली बात, क्या वह अभी भी पॉसिबल है।
एलिया कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि डॉड किस बात की कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि डॉड ने एल्नोर को कितना पसंद करने की बात कही थी। उसे यह भी याद आता है कि डॉड का अटेंशन पाना कितना मुश्किल था, और फिर वे रूमर्स भी कि डॉड शायद उस स्ट्रेंज गर्ल को डेट कर रहा है, और जब कुछ लोग उस लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहते थे तब डॉड ने उसके लिए स्टैंड लिया था। एलिया को उस मोमेंट पर एल्नोर के चेहरे का एक्सप्रेशन भी याद आता है, और अब वह देखती है कि डॉड धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है। एलिया सोचती है कि शायद उसकी पिछली सारी कोशिशें फेल हो गईं, इसलिए अब डॉड की नई स्ट्रैटेजी है सबको जेलस करना। अब फेक डंजन एकेडमी में सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। अंधेरे में यंग आलिया डॉड से पूछती है कि क्या वह सच में श्योर है कि दोनों को यह करना चाहिए। डॉड उसे थोड़ा ट्रस्ट रखने को कहता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह उस समय को भूला नहीं है जब उसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। वह साफ कहता है कि अगर आलिया उसके साथ दोस्ती करना चाहती है तो उसे वही करना होगा जो वह कहे। तभी एक टेरिफाइंग क्रिएचर सीधे उनके सामने आ जाता है। मॉन्स्टर अंधेरे से निकलता है और उन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब सीलिंग से दो और क्रीपी क्रीचर्स नीचे गिरते हैं। डॉड उसे तुरंत बताता है कि उनका वीक स्पॉट नेक है, उसे बॉडी पर अटैक करना है और विंग्स को इग्नोर करना है। शॉर्ट हेयर्ड गर्ल डॉड की बात मानती है और तुरंत अटैक कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह गुस्से में कहती है, सिर्फ ऑर्डर्स मत देते रहो, लड़ाई में मेरी मदद भी करो। डॉड उसे वार्निंग देता है कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से डैगर्स आ रहे हैं। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, उन्हें डिफ्लेक्ट करना। आलिया आखिरी मोमेंट पर दोनों डैगर्स को पैरी कर देती है, और डॉड बताता है कि उन वेपन्स पर पैरालाइजिंग पॉइजन लगा हुआ था। अगला अटैक उसके राइट साइड से आने वाला था। अब उसे 3 प्रोजेक्टाइल्स डोड करने थे। डॉड उसे कहता है कि 3 तक काउंट होने तक बिल्कुल मत हिलना, फिर तुरंत बताता है कि अगला अटैक सीधे उसके पीछे से आ रहा है, और जैसा डॉड ने प्रिडिक्ट किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। 2 स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स लगातार अटैक करने लगते हैं। आलिया अब और ज्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि डॉड को पहले से हर अटैक पता है, फिर भी वह खुद लड़ाई में एक फिंगर तक नहीं उठा रहा। असल में डॉड हेल्प करना चाहता था, लेकिन वह कर ही नहीं सकता था। वह सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था और उसके स्टैट्स बेहद खराब थे, और यह सिर्फ ट्रेनिंग मैच था, इसलिए उसकी डेस्परेट सर्वाइवल स्किल भी एक्टिवेट नहीं हो सकती थी। डॉड सोचने लगता है कि आखिर वह अपनी सर्वाइवल स्किल को एक्टिवेट कैसे करे, क्योंकि यहां हर चीज के लिए परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहिए था। तभी वह देखता है कि आलिया स्वॉर्ड लेकर सीधे उसकी तरफ दौड़ रही है। डॉड को लगता है कि शायद उसने उसे इतना इरिटेट कर दिया कि अब वह उसका सिर काटने आ रही है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। आलिया उसके पीछे से स्निक कर रहे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए दौड़ रही थी। साफ था कि जो भी उसके मास्टर के करीब आएगा वह उसे चीर कर रख देगी। उस मोमेंट में आलिया की स्पीड देखकर डॉड खुद भी शॉक्ड रह जाता है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि दोनों ने प्रीवियस रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। आलिया खुद भी कंफ्यूज थी क्योंकि उसने प्रैक्टिकली अकेले ही पूरा फाइट किया था, और फिर भी 2 पर्सन चैलेंज का रिकॉर्ड टूट गया था। डॉड इसे कैजुअली डिसमिस कर देता है। वह कहता है, बस लक अच्छा था। असल में वह जानबूझकर आलिया को थोड़ा और प्रोवोक कर रहा था। वह उसे बताता है कि अगला एरिया और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन उनका डुओ अलग नहीं होगा। उधर उन्हें पता भी नहीं था कि आलिया को एक मेज मैजिकल आर्टिफैक्ट की मदद से ऑब्जर्व कर रहा था। यह था पर्सी, एकेडमी के स्पेल क्रिएशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर। कई हाई रैंकिंग एग्जामिनर्स स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर नजर रख रहे थे। एक स्कार्ड मैन दोनों को देखकर बेहद इंप्रेस्ड हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसकी नजर लड़की पर है तो वह कहता है, मेरा असली फोकस लड़का है। पर्सी को लगता है कि डॉड बस एक कॉन आर्टिस्ट है जो अपनी पार्टनर की स्ट्रेंथ का फायदा उठा रहा है, लेकिन स्कार्ड मैन इससे डिसएग्री करता है। उसके हिसाब से आलिया अकेले कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती थी। दूसरों को देखकर लगता था कि पूरी ताकत लड़की के पास है, लेकिन असली की डॉड था। उसकी पोजीशनिंग, परफेक्टली टाइम्ड कॉल आउट्स और हर थ्रेट के दौरान बर्डन न बनने का तरीका दिखाता था कि वह हर मूव सोच समझकर कर रहा था। उसका जजमेंट कोल्ड और कैलकुलेटेड था। स्कार्ड मैन इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि पर्सी को दोनों के बीच बेट करने का चैलेंज देता है।
तभी एग्जामिनर्स की आवाज स्टूडेंट्स तक पहुंचती है। इंस्ट्रक्टर कॉनराड वल्टाडोर अनाउंस करता है कि उसने और स्पेल क्रिएशन डायरेक्टर पर्सी ने बेट लगाया है। देखना है कि क्या यह ड्यूओ अगला रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यह रिकॉर्ड उस समय बनाया गया था जब दोनों इंस्ट्रक्टर्स खुद फ्रेशमैन थे। अगर डॉड और आलिया इसे तोड़ देते हैं तो उन्हें पर्सी से एक फेवर मांगने का राइट मिलेगा। कॉनराड साफ करता है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो तो वह किसी को फोर्स नहीं करेगा। आखिर उनका करंट स्कोर पहले से ही इंप्रेसिव था, लेकिन डॉड तुरंत आगे आता है। वह कॉन्फिडेंटली कहता है कि वे इतना तो आसानी से कर सकते हैं। मैज को उसका जवाब सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन कॉनराड बच्चों पर बेट लगाने के लिए तैयार रहता है। ग्लासेस वाली गर्ल जानती थी कि उसकी फ्रेंड यहां बस थोड़ा स्ट्रेस निकालने आई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही है। उधर एलनोर बॉटल को हवा में उछालते हुए कहती है कि उसे एक बात याद नहीं आ रही। असल में रूमर्स थे कि ट्रिस्टन फैमिली की ब्लड लाइन के अंदर एक डीमन रहता है। यही वजह थी कि उनके मेंबर्स में इतनी अनबिलीवेबल टैलेंट थी, लेकिन इस फेम का डार्क साइड भी था। ट्रिस्टन फैमिली के मेंबर्स में अचानक मैडनेस के एपिसोड्स आते थे। कभी वायलेंट आउटबर्स्ट्स होते और कभी वे पूरी तरह अपना सैनिटी खो देते। इसी वजह से चाहे वे कितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करें, ट्रिस्टन फैमिली का हर मेंबर आखिरकार दुखद तरीके से मर जाता था। एलनोर अपनी फ्रेंड से कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वह बात को अवॉइड करके ऐसे बिहेव करती है जैसे वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तभी ग्लासेस वाली गर्ल बताती है कि 2 फ्रेशमैन ने पेयर बनाया है, डवुड और वही वॉरियर कैंडिडेट, यानी वही लड़की जिसने डॉड से पहले डुअल किया था। इसका मतलब था कि दोनों ने टीम बनाई थी क्योंकि डंजियन चैलेंज में 2 पर्सन पार्टी जरूरी थी। एलनोर को यह कोइंसिडेंस काफी सस्पिशियस लगता है। वह कुछ देर सोचती है, फिर डीप ब्रेथ लेती है, लेकिन वह खुद को काम नहीं कर पाती। वह अपनी फ्रेंड से तुरंत कहती है, मुझे उनके पास ले चलो। सॉर्ड पकड़ते हुए वह सोचती है कि डॉड आखिर प्लान क्या कर रहा है। उसे पता था कि डॉड स्किल्ड है, लेकिन वह समझना चाहती थी कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपनी जान रिस्क करना आखिर वर्थ इट क्यों है। डॉड का कॉन्फिडेंस उसे इंप्रेसिव लगता है। उसे लगता है कि अगर वह इतना कॉन्फिडेंट है तो जरूर उसके पास कोई रीजन होगा। उधर डॉड जानता था कि मॉन्स्टर्स के वीक स्पॉट्स हिट करना आसान है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल क्रिएचर्स हमेशा एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करते थे, लेकिन वह आलियाह को यह नहीं बता सकता था। इसीलिए वह बस कहता है, मैं यह रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर पर भरोसा है। कॉनराड एक्साइटेड हो जाता है। वह बताता है कि फाइनल स्टेज की डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। पर्सी डॉड की बात सुनकर इरिटेट हो जाता है। उसे पता था कि डॉड पूरी तरह अपनी पार्टनर की स्किल पर डिपेंड कर रहा था। वह दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डू अपने डिसीजन पर फर्म रहता है। कॉनराड को भी अब चैलेंज एक्सेप्ट करने का मन हो जाता है। अब बस आलियाह को काम करना बाकी था। डॉड उसे कहता है कि उस पर भरोसा रखे। वह याद दिलाता है कि अब तक उसने दोनों को सेफ रखा है। उधर मैग चाय पीते हुए कॉनराड के एटीट्यूड को देखकर परेशान होती है। उसे याद आता है कि कॉनराड पहले भी फ्रेशमैन के साथ ऐसी ही स्टंट कर चुका है, लेकिन ग्रीन हेयर्ड इंस्ट्रक्टर को भरोसा था कि अगर सिचुएशन डेंजरस भी हुई तो ये दोनों कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वह कॉन्फिडेंट था, और अगर चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती तो वह खुद इंटरवीन करके दोनों को बचा सकता था। कॉनराड आखिरकार हार्डेस्ट टेस्ट मोड एक्टिवेट कर देता है। अब फ्रेशमैन को अपनी असली वर्थ साबित करनी थी। डॉड अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं था, इसीलिए एलिया भी आखिरकार उसके डिसीजन को सपोर्ट करने का फैसला करती है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कंप्लेनिंग से कुछ नहीं होने वाला था, उन्हें बस आगे बढ़ना था। कॉनराड डिफिकल्टी को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि डॉड का सिस्टम तुरंत इमिनेंट डेंजर वार्निंग दिखाता है। जैसे ही लेथल थ्रेट डिटेक्ट होता है, एक इनसेन पावर अनलॉक हो जाती है। अब डॉड अगली आने वाली किसी भी थ्रेट के लिए तैयार था, और ये उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सामने ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स आने वाले थे जो पूरी तरह प्योर एनर्जी से बने थे। जैसे ही डॉड पहला अटैक लॉन्च करता है, कॉनराड एक्साइटमेंट में उछल पड़ता है। उसकी पार्टनर भी उसे एक्शन में देखकर एक्साइटेड हो जाती है। इतनी एब्सर्ड पावर देखकर मॉन्स्टर्स तक डरने लगते हैं।
डॉड इतनी पावर और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहा था कि वह वही वीक और यूजलेस किड बिल्कुल नहीं लग रहा था जो पहले दिखाई देता था। अब लोगों को शक होने लगता है कि शायद डॉड शुरू से ही अपनी असली स्ट्रेंथ छिपाकर वीक होने का नाटक कर रहा था। कॉनराड उसे देखकर मानता है कि अगर उसने खुद यह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा होता तो वह भी पर्सी की तरह यही सोचता। वह बताता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है मॉन्स्टर्स भी स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं और डॉड भी उसी स्पीड से स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। मतलब दोनों एक ही समय पर लेवल अप कर रहे थे। अंत में दोनों स्टूडेंट्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। आलिया भी अपनी तरफ से पूरा शो कर देती है। जहां जाती वहां मॉन्स्टर्स गिरते चले जाते। अब मॉन्स्टर कितना भी बड़ा हो या उसे हराने के लिए कितनी भी ताकत चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता।